हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी भौकाल सीरीज में ऑर्गेनोमेटालिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे हॉट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा आपको आसान दिखेगा, बट यहाँ पर टेम्परेचर का पूरा खेल रहने वाला है। जो कॉम्प्लेक्स आपके स्क्रीन पर है, इसको कई बार आप इस फॉर्म में भी लिखा देखते हो, ठीक है। तो यहां पर से CO का होल ट्वाइस, ये इस फॉर्म में भी आपको लिखा मिल सकता है, और इसके अलग अलग टाइम पे आपसे स्पेक्ट्रा पूछ सकता है। देखिएगा, यहां पर से वो मोस्टली आपको दो ही मिलेंगे इसमें टेम्परेचर, ठीक है। एक क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर, यहां पर से ये लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर अगर मेंशन करोगे तो -81 डिग्री सेल्सियस होगा। और दूसरा यहां पर से RT या हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने लो टेम्परेचर को ये मेंशन किया है, RT यहां पर है रूम टेम्परेचर, जो कि जनरली आपका 25 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो यहां पर से हाई टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री के ऑनवर्ड वाले टेम्परेचर पे। तो होता क्या है, ये जो यहां पर से दिखाया गया है, इसकी वजह से इसमें एक फेनोमेना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग विजिंग फेनोमेना, ठीक है ना। ये दो कारणों से होती है, 1-2 शिफ्ट और 1-3 शिफ्ट। जिसका एक्चुअल में कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड होता है ये वेल नोन नहीं है, क्योंकि 1-2 शिफ्ट और 1-3 शिफ्ट से जो रिजल्ट आता है दोनों ही 50-50% मतलब आइडेंटिकल आता है। तो हम जब ये टेक्स प्लेस होता है तो कौन सी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट मतलब यहां से ये वाला जो सिस्टम है उड़ के यहां पे आएगा, फिर रेजोनेंस आगे होगा, तो इसे कहते हैं 1-2 शिफ्ट। लेकिन अगर ये यहां से आके यहां पर आए और उसके बाद आगे रेजोनेंस चले तो इसे 1-3 शिफ्ट कहते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। ओवरऑल यहां से हमसे स्पेक्ट्रा पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूं तो यहां पर से CO का तो हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। मेन क्या है, एक यहां पर से ईटा 5 में हेप्टिसिटी जुड़ी होती है और दूसरा यहां पे ईटा 1। याद रखना, हेप्टिसिटी कैसे हमको डिसाइड कर, मतलब यहां पर तो रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहां पर आप कैसे बताते। तो याद रखना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जहां पे कुछ भी अननोन सिस्टम दिया होगा तो उसे हम कैसा कंसीडर करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसको देखोगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहोगे कैसे सर आपको पता चला, तो ध्यान से देखो, कंफर्म जो है उनको देखो। ये कितना है, 8 है, ये 2 है, 2 × 2 मतलब इसको मैं 4 कंसीडर कर सकता हूं। यहां से 8 हो गया, इसको मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 + x मुझे नहीं पता कितना है, 2x = 18, मतलब इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए। अब यहां से 2x की वैल्यू निकाल लो, 6 होना चाहिए। दो को मिला के 6 होना चाहिए। और हमें पता है CP जो है, CP की हेप्टिसिटी क्या क्या हो सकती है, एक इस फॉर्म में लिंकिंग हो सकती है, ठीक है, एक इस फॉर्म में लिंकिंग हो सकती है, और लास्ट वाली कौन से फॉर्म में, ये कुछ इस फॉर्म में। तो यहां पर से 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, ईटा 5, ईटा 3 और ईटा 1, ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी। तो यहां पर एक ईटा 5 में और एक ईटा 1 में। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर कि सर मैं ईटा 3 में रख लूं। ध्यान से देखना, ईटा 5 हेप्टिसिटी इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इसीलिए ईटा 3 दोनों स्टेबल नहीं, अनस्टेबल नहीं रहेंगे, एक स्टेबल और दूसरा थोड़ा अनस्टेबल। तो यहां पर से ये वाला प्रोटॉन सबसे अलग होगा, जो कि डायरेक्टली मेटल से लिंक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, Ha, और इसको क्या कहेंगे, Hb, और ये भी Hb, क्योंकि इसका यहां से मेटल से इन्वायरमेंट सेम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो इसे Hc कहोगे, ये भी Hc हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको POS वगैरह लगा के भी सिखाया जाता है कि कैसे दो प्रोटॉन्स को होमोटॉपिक, डाया स्टीरियोटॉपिक या इनैंसियोट्रॉपिक वगैरह चेक करते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में आपके 3 प्रोटॉन यहां से, और इनका सिग्नल इन सब का ऑलवेज 1 होता है, मतलब ये HD है, ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं। इसका अगर एग्जांपल मैं समझा दूं आपको, तो एक जो अम्ब्रेला छाता होता है, छाते के सेंट्रल पोजीशन पे मेटल है, तो उसके जो टिप्स है ना, जहां से पानी ड्रॉप करता है, उन सारी कॉर्नर्स पे आप किसको कंसीडर कर सकते हो, इन कार्बन एटम्स को। सेंट्रल पोजीशन से उन सारे कॉर्नर्स की जो पोजीशन होती है वो इक्विडिस्टेंट लिखी जाती है। इक्विडिस्टेंट मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सारे सेम। तो एक इनका, 3 इनका, तो टोटल सिग्नल कब होगा, 4 होगा। लेकिन ये कब होगा, याद रखना,
दिस विल, यहां पर से जब आपको इस तरह का देखने को मिलेगा तो 4 सिग्नल देखने को मिलेंगे। बट जब रूम टेम्परेचर और हायर होता है तो रिंग विजिंग फेनोमेना क्या कहती है, ये कभी, या मान लो HA है, ये HB है, 1 मिनट के लिए ना, ये लो, अब ये क्या करेगा, ये उड़ के यहां पे आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे, ये आगे, तो नया रेजोनेटिंग फॉर्म इसका अगर मैं बनाना चाहूं तो 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड और मेटल और MLN जितने भी ग्रुप लगे ये, तो ध्यान से देखो 1 मिनट के लिए जो HA ये था, अब ये HA हो गया है कि नहीं। सिमिलरली आप कहीं पे भी आगे रेजोनेट कराते जाओगे मतलब सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे रूम टेम्परेचर और हायर। इसी को ही आप फ्लक्सोनैलिटी कहते हो, या इसी को बैरी सूडो रोटेशन कहते हो, या इसी तरह के एक मतलब एक वर्ड है जिसको ट्रांस स्टाइल रोटेशन भी बोलते हो। तो ये आपका यहां पर से कौन सा टेम्परेचर मेंशन था, देखो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में रिंग विजिंग होगी जिसकी वजह से सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 सिग्नल, नॉट ए 4 सिग्नल। वेरीफाई करने के लिए जस्ट अगला क्वेश्चन में सिमिलर आइडेंटिकल क्वेश्चन रखता हूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसको सॉल्व करके देख लो। बोला गया है एक यहां पर से ईटा 5 हेप्टिसिटी है, प्लीज इसे सही कर लेना। एक ईटा 1 में है, एक ईटा 5 में है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहां पे बोला कि 60 मेगाहर्ट्ज मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मैं क्या कहता हूं आपको, टेबल एनएमआर बोलते हैं। तो टेबल एनएमआर में जब स्पेक्ट्रा लिया गया -80 डिग्री सेल्सियस पे, और एक है +30 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने अभी आपको बताया था -81 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास रिंग फेनोमेना, रिंग विजिंग फेनोमेना वगैरह स्टॉप हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हमारा स्टैटिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर देते हो तो वहां डायनामिसिटी आ जाती है, डायनामिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, रोटेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर था वही है, आइडेंटिकल चीज यहां पे बताई गई है, बस वही टेम्परेचर जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है तो यहां पे बताया गया है। तो बताओ -81 डिग्री पे अभी हमने देखा कितने सिग्नल आ रहे थे, 4 सिग्नल। ठीक है, तो ये इसके लिए होगा 4 सिग्नल, और रूम टेम्परेचर पे कितने सिग्नल देख रहे थे, 2 सिग्नल। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर क्या होगा, x, इसके करस्पॉन्डिंग y। तो यहां पर से ये देखो x है, अच्छा 1 मिनट, यहां पर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और ये है 1 मिनट, अच्छा ये x को बोला गया है कि एट 30 डिग्री सेल्सियस वाले को x बोला गया है, मतलब यहां पे y नहीं, इसको x बोला गया है। ठीक है, इसको x बोला गया है और इसको y बोला गया है। ध्यान से देखना, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का हो गया है। तो यहां पर से एट 30 डिग्री सेल्सियस कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहां पर से क्या होगा, ये वाला कब है, जहां ज्यादा स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, ये -81 डिग्री सेल्सियस का है, ये 30 डिग्री सेल्सियस या हायर पे है। तो एक तरह से हम जो भी आपको मानना है एक्स वाई मान लो या कुछ भी मान लो, आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये यहां पर से ज्यादा सिग्नल देगा, 4 सिग्नल, और इसे एक्स कंसीडर कर लो, ये 2 सिग्नल देगा, इसे वाई कंसीडर कर लो। तो ये 4 सिग्नल वाला एक्स यहां पर से है ना, तो एक्स और वाई आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये लाइन यहां से हटा दो। समझ गए होंगे, पीछे वाला सिस्टम है, इसमें रिंग विजिंग हो रही है, घूम रहा है, जिसकी वजह से ये 5 प्रोटॉन तो इक्विवेलेंट थे ही। ठीक है, ये वाले तो पांचों इक्विवेलेंट थे ही। सिमिलरली यहां पर से ये वाला जो सिस्टम था, इसके भी सारे प्रोटॉन आइडेंटिकल हो गए, लेकिन इनका पांचों का एक सिग्नल, ठीक है, इन पांचों का एक सिग्नल होगा बच्चा, ठीक है, और इन पांचों का एक सिग्नल होगा, 1 सिग्नल, रिंग विजिंग घूम घूम के। लेकिन दोनों के आप कहोगे सर ये भी सीपी का है वो भी सीपी का है, तो आइडेंटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर ईटा 5 हेप्टिसिटी से बॉन्डेड है, मतलब मेटल साइमल्टेनियसली पांचों एटम से लिंक है, और यहां पर किसी एक इंडिविजुअल एटम से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एट ए टाइम ओनली 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज सिग्मा। यहां पर पाई बॉन्ड से लिंकिंग है, और वो भी पांचों कार्बन से आइडेंटिकल है। तो इन 5 का अलग, इन 5 का अलग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, बहुत आसान क्वेश्चन, वैसे ही फ्लक्सोनैलिटी का। देखो FeCO का होल 5 जो स्ट्रक्चर है, तो वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, होता क्या है देखो, इसके लिए भी वही टेम्परेचर होता है। यहां पर से इस साइड को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इन्हें एक्सियल बोलते हो, इन साइड्स को इक्वेटोरियल बोलते हो। तो जब हमारे पास जो साइड एटम हो वो छोटे हो, सेंट्रल एटम बड़ा हो, तो इन तरह के केसेस में क्या होता है, यहां फ्लक्सोनैलिटी वर्ड पढ़ा होगा, या कई बार बैरी स्यूडो रोटेशन वर्ड पढ़ा होगा। ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये डायनामिक प्रोसेस है, मॉलिक्यूल को मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से
जो फिक्स जियोमेट्री है उसमें नहीं, मतलब रहेंगे टीबी पे ही, लेकिन ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल से इंटरचेंज होता रहता है। कुछ ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होगी, ये हमेशा याद रखना, एक्सियल का भी एक्सियल से, इक्वेटोरियल का भी इक्वेटोरियल से रिप्लेस नहीं हो सकता है। एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल के साथ रिप्लेस होता है। तो इसकी वजह से अभी मैंने एक फेनोमेना आपको बताई, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो देता हूं मैं हर बार आपको, एक फैन है जब वो स्टॉप है बिल्कुल, उसे कहते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर। और ये कब अचीव होता है? जो बहुत लो टेम्परेचर हो जाए मॉलिक्यूल्स में, ये तब अचीव होता है। तो देखो, जब फैन को रुके हुए स्टेट में देखते हो तो 3 क्लियर कट डिस्टिंक्ट ब्लेड्स दिखती हैं। एग्जैक्टली सिमिलर जब ये रुका हुआ स्टैटिक स्ट्रक्चर होगा तो यहां पर से क्लियर कट ये हमारे इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल तो एक जैसे हैं, तो इक्वेटोरियल वाले 3 और एक्सियल के 2 अलग अलग दिखेंगे। वाइल जैसे ही हम फैन ऑन करते हैं तो सारी ब्लेड्स एक जैसे घूमने लगती है और हमें एक डिस्क दिखती है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं इन बिटवीन द डिफरेंट ब्लेड्स। एग्जैक्टली सिमिलर यहां पर जैसे ही फ्लक्सोनैलिटी होती है या बैरी सूडो रोटेशन जिसे बोलते हैं, जिसे ट्रांस स्टाइल रोटेशन भी बोलते हो, तो ये अगर टेक्स प्लेस होने लगता है तो कब एक्सियल इक्वेटोरियल में और कब इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो गया ये हमें पता नहीं चलता है। और ऑल आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर फैन ब्लेड, जो कि जब तेज रोटेशन होता है तो सारी आइडेंटिकल हो जाती हैं। इसलिए यहां पर बताया गया है, यहां पर बोला गया सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट मैजिक एंगल स्पिनिंग 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ Fe दिस शोज ए सिंगल एब्जॉर्प्शन एट माइनस इतना, सोचो रूम टेम्परेचर को तो छोड़ दो, -26 डिग्री सेल्सियस पर भी, -26 डिग्री सेल्सियस पर भी ये फेनोमेना यहां पर हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने -118 डिग्री सेल्सियस पे किया तो इसका जो बैरी सूडो रोटेशन है वो स्टॉप हो गया और फाइनली हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है एज सच दिखेगी। तो इसमें पूछा गया है तो इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, जो हमारे पास 2 सिग्नल आएंगे। तो 2 सिग्नल बच्चा किसके होंगे? एक्सियल के और इक्वेटोरियल के। एक्सियल के कितने हैं? 2 हैं, तो यहां पर से मैं 2 लिखूंगा, इक्वेटोरियल के 3 हैं, तो यही इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी हो जाती है। तो यहां पर से देखोगे तो 2:3 एक ही ऑप्शन था और सब कट जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन था, 1H की जगह यहां पे 13C ले लिया गया बिकॉज देयर इज नो 1H। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, देख लीजिए, बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। यहां पर से FeCO का होल 4, इसको अरेंजमेंट जब आप समझोगे तब आप इसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री अपनी याद करनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। यहां पर से ये, ठीक है, और यहां पर से डैश में CH3, ये CH3, ये CH3। अब देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है आपका, वहां पर हम लोग बोलते हैं एलीन सिस्टम। ये एलीन है, एलीन में आप पढ़ते हो अगर हमारे पास ऑड और इवन एलीन होती हैं, ठीक है। तो एलीन की अगर आप बात करोगे यहां पर से, तो एक होती है ऑड एलीन, ऑड नंबर तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 3 5 7 इस तरह के, इवन 2 4 6 ऐसे वाले। तो जब हमारे पास इवन एलीन मतलब मान लो 3 5 7 इस तरह की हो और इसमें 2 4 6 इस तरह वाले एलीन होते हैं, तो हम बोलते हैं इनकी वैलेंसी जो है टर्मिनल वैलेंसी प्लेनर होती हैं। टर्मिनल वैलेंसी प्लेनर होती है ना, प्लेनर, बताता हूं क्या है। और ये क्या है, इसकी टर्मिनल वैलेंसी कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। कहने का मतलब है, देखो ये हमारा कैसा सिस्टम है, 1 और 2 इवन सिस्टम है, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो बच्चा कहने का मतलब क्या है, बेसिक समझो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट कार्बन, ये यहां पे जो है इससे अटैच होने वाला जो बॉन्ड है ना, वो ऐसे नहीं होगा, वो कैसे होगा, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में होगा, कुछ ऐसे। मतलब ध्यान से देखो, ये कैसे हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर ऐसे होता तो ये पैरेलल होता, तो इसकी अकरेंस कैसे होती, ऐसे होती है। अब हमने सीखा हुआ है ऑर्गेनिक में कि डबल बॉन्ड से निकलने वाली हर वैलेंसी ऑलवेज प्लेनर होती है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो एक इधर और एक इधर, CH3 इधर है, CH3 इधर है, और ये डबल बॉन्ड है। और ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड से लगाया नहीं अभी, डबल बॉन्ड की स्पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल लिंक है। तो ध्यान से देखना, ये हमारा डबल बॉन्ड, यहां पर से CH3, ये भी CH3, और इस प्लेन से बाहर की साइड में मेटल लिंक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर यहीं स्टॉप कर लीजिएगा। जो आगे वाली एलीन आने वाला
डबल बॉन्ड है ऐसे नहीं होगा, वो कैसे होगा भाई, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड फॉर्म में होगा। और जैसे ही ऐसे टिल्टेड होगा तो इस वाली वैलेंसी में अभी हमने क्या सीखा कि डबल बॉन्ड से निकलने वाली सारी वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड प्लेनर होते हैं। तो ध्यान से देखो इसका प्लेन कहां है, कुछ ऐसे है। तो यहां पर से CH3 कहां जाएगा, बाहर साइड जा रहा है, और दूसरा CH3 कहां जा रहा है, पीछे साइड जा रहा है। तो उसी को ऑब्जर्व करो, ये वाला बाहर साइड मतलब मेटल की तरफ, मेटल भी तो यहीं से बॉन्डेड था, और अगली वैलेंसी में जैसे ये है तो ये रहा ये दूसरा CH3, कहीं इससे ऐसे लिंकिंग रही होगी। तो देखो ये मेटल के बहुत क्लोज विसिनिटी में है। सिमिलरली दूसरा जो CH3 होगा ये दूर होगा, जो डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों का एनवायरमेंट अलग हो गया। तीसरी बात, ये CH3 और ये CH3 जो कि प्लेन में है वो मेटल के लिए सेम है, क्योंकि मेटल यहां है। अब इसके लिए एक CH3 ऊपर साइड है और दूसरा नीचे साइड है, डिस्टेंस सेम, एनवायरमेंट सेम। तो जो प्लेनर वाले हैं वो आइडेंटिकल हैं। समझने का प्रयास करना, ये कैसे हैं, ये वाले इनका एक सिग्नल आएगा, ठीक है, इनका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा क्योंकि ये दूर है मेटल से, और ये मेटल से बहुत क्लोज में आ गया, हाईली शील्डेड, तो ये एक सिग्नल होगा। समझ गए होगे 3 सिग्नल। फिर से वही चीज आ जाएगी, टेम्परेचर का लोचा। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे तो यहां पर पेरिसुडो रोटेशन नहीं होता है, यहां पर रोटेशन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। और दिखाता हूं आपको, देखो ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसे माइग्रेट करने लगता है हेलिकल फॉर्म में। हेलिकल फॉर्म में बोले तो जैसे चोटी होती है ऐसे 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 ऐसे, उस तरह। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारा CH3 जो आगे था वो और जो पीछे था वो अलग अलग थे, लेकिन जब रोटेशन ऐसे, ये जो मान लो ये है, इससे कोई चीज आगे निकली है, एक चीज पीछे निकली है, लेकिन मैं रोटेशन ऐसे ऐसे करने लगूंगा तो मेरे लिए आगे क्या, पीछे क्या, प्लेन में क्या, सब कुछ आइडेंटिकल हो जाएगा। एट दैट टाइम यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर एक सिग्नल देखने को मिलने लगेगा। मतलब वहां पर जब हाई टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर, ध्यान से देखो यहां केल्विन में मेंशन था, वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 276 डिग्री सेल्सियस के केल्विन के आसपास होता है, 273 केल्विन के आसपास होता है, ये तो पता ही होगा, 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम राउंड ऑफ इतना ले रहे हैं। अब यहां पर से ये इतना नीचे है, तो रफली अगर आप देख रहे होगे तो कितना, इससे 10 और 3, ठीक है, मतलब लगभग 60 डिग्री। इसको आप और क्या लिख सकते हो, -60 डिग्री सेल्सियस। -60 डिग्री सेल्सियस हो या -80 डिग्री सेल्सियस, अभी देखा वहां पर फ्रीजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से 3 सिग्नल होगा। याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आ जाइए थोड़ा सा आपके मन के कैलकुलेशन और गलती कराने वाला क्वेश्चन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, आपका फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आप अपना आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, लेकिन ध्यान से देखो ये बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में न्यूक्लियर का मतलब है कि मेटल 2 हैं। दूसरी बात, म्यू का मतलब होता है ब्रिजिंग, और Cl लगा है तो कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, और उसके बाद यहां CO2, यहां CO2 और ये CO2। अब ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं Cl की तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो जो कोई एनर्जी में ज्यादा होता है उसी को होमो कह देते हैं, या सबसे पहले, तो इसी की डोनेशन होती है। तो जब भी ये टर्मिनल या इसको μ1 में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यही हमारा Cl जो है कहां चला जाए, ब्रिजिंग में चला जाए, तो उस समय मेटल और मेटल, इसके लिए हम बोलते हैं μ2 ब्रिजिंग, ठीक है। μ2 के समय इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया है, ठीक है। सबको पता होगा, अब यहां पे रिवीजन कर रहे हो तो इसकी वजह से इसका ब्रिजिंग पोजीशन में है तो 3, इसका भी 3, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका तो ऑलवेज 2 होता है, चाहे ब्रिजिंग में जाए चाहे टर्मिनल में जाए। बात आती है रोडियम की, तो यहां पर से किस ग्रुप का है, कौन रहेगा, आयरलैंड। इसका कितना होता है, 9 होता है, तो ये इन्हीं के सब भाई बहन हैं, तो इन सबका 9 होगा, तो 9 इसका हो गया, 9 इसका हो गया। आप कैलकुलेट करके देख लो, 9 9 दूनी 18, सॉरी यहां से देख लेता हूं 1 मिनट के लिए। यहां मेटल मेटल बॉन्ड पूछा गया है, वैसे मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो भी हम निकाल लेंगे। मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18n - TVE, ठीक है, TVE/2, ये फॉर्मूला होता है
मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने का। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर से 9 9 दूनी 18, 9 दूना 18 हो गया, 18 और उसके बाद 18 6, 18 6 24 और 24 8 32। तो यहां पर से मैं 18 इंटू एन इस फॉर्मूले में रखूंगा, mm इज इक्वल्स टू 18 और 2 मेटल है तो 18 दूनी 36 माइनस TVE हमारा कितना आया है काउंट करके देखो, ये आ रहा है 32। तो यहां पर से मैं रखूंगा 32 अपॉन 2। तो यहां पर से मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया होगा 4/2 मतलब 2। यही सबका आंसर आ रहा होगा कई लोगों का। तो भाई जिनका ये आंसर आ रहा है गलत कर लो, कहोगे सर क्यों 36 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए 18 तो दो के लिए 36। यस, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट योर ऑक्टाहेड्रल, नॉट योर टेट्राहेड्रल, नॉट योर TBP। यहां पर मेंशन करके दिया था स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट लिख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई लिख लो एक बार। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स के दो रूल होते हैं, एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, दूसरा 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आप किसके लिए पढ़ते हो, टेट्राहेड्रल, TBP और ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये किसके लिए पढ़ते हो, मेनली स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल के लिए। ये जियोमेट्रीज हैं, तो ध्यान रखना। अभी हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया था, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में 16 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32 ही होगा, याद रखना। सो ये कैलकुलेशंस भाई काट लेना, बाद में पता लगे कोई कहे कि ये सर ने सही लिखा दिया था। तो यहां पर से नो मेटल मेटल बॉन्ड, नो मेटल मेटल बॉन्ड बिकॉज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री फॉलोज 16 इलेक्ट्रॉन रूल। समझ में आया कि नहीं भाई, समझ जाओ जल्दी से। कई बच्चों ने, मैं सही बता रहा हूं, आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने गलती की कि नहीं। मोस्टली बच्चों ने यहां C लगा दिया होगा, जिन्होंने क्वेश्चन ये पहले नहीं किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी आपकी स्क्रीन में मैं ले आता हूं। हेप्टिसिटी पूछी गई है। जब भी मैंने अभी बताया किसी भी, कई बार NO का पूछता है कि लीनियर है बेंट है, कई बार आपसे हेप्टिसिटी CP की पूछ सकता है, कई बार आपसे यहां पर से कोई गिवन अननोन मोइटी है और यहां पे लिख देगा X कितने हैं, बल्कि यहां पे CO का होल थ्राइस है। ये ऐसे कुछ है कि यहां पर से 3 यहां नहीं बाहर है ना, वो ऐसे कार्बोनेट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर X लिख देगा, पूछेगा कितने CO होंगे इसमें। तो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स को कैसा कंसीडर करो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहां पर से अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, क्रोमियम ग्रुप का है तो इसका 6 होगा, इसका हमें पता नहीं है, प्लस CO का कितना होता है 2 होता है, टोटल कितने हैं 3 है, और फॉलो कौन सा रूल करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो 6 6 12 और x इज इक्वल टू 6 12 इज इक्वल टू यहां से 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और दिस इज योर आंसर कि यही हमारा हेप्टिसिटी होगा। और अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूं तो कुछ पियानो स्ट्रैंड जो होता है क्रोमोसिन से जो डेराइव होता है, उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये रहा यहां पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन, ये सिस्टम, ये अपीयरेंस होती है इस सिस्टम की। तो आंसर C इज योर करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म टाइप का बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेड बार आपका क्वेश्चन आ चुका है और आने की फिर से प्रोबेबिलिटी है। आप दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसी ही रिएक्शन चलाई थी और आपसे इंटरमीडिएट पूछ लिया। वो MSQ टाइप का था, मतलब 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट लिखी थी और ऑप्शन A B C D में ऐसे था, A and B इज करेक्ट, A and C D इज करेक्ट, ऐसे करके था। मतलब वो एक एज ए MSQ बन गया था। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो पहली रिएक्शन है जो मैं बोलता जा रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट कर लेंगे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये है सिंथेसिस ऑफ, ये प्रिपरेशन सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट, मेटल कार्बोनाइलेट। ठीक है, मेटल कार्बोनाइलेट होता है। तो यहां पर से जैसे ही करते हो मेटल मेटल बॉन्ड टूट जाता है, MnCO का होल 5, MnCO का होल 5। जैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलता है NaHG, ठीक है, NaHG देखने को मिल सकता है, कई बार NaHG के साथ HMPA भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके एनायन में। ठीक है, चाहे आप सोडियम इधर लगा लो, चाहे वो, बात एक ही है। लेकिन अगले ही स्टेज में देखो यहां पर क्या है, एलाइल ब्रोमाइड प्रेजेंट होता है। बहुत ही गजब का SN2 का सबस्ट्रेट है। यहां पर से 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये SN2 अटैक कर दे, ठीक है, और या तो ये SN2 प्राइम अटैक कर दे। दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है, कोई यहां पर फैक्टर नहीं होता है। दोनों में से कोई भी अटैक कराओगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, MnCO का होल 5
और इसकी हेप्टिसिटी कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 का है। कौन सा था, एलाइल फ्रेगमेंट था ना, तो ये लो यहां से जुड़ गया इस पोजीशन से 1, ये रहा, ठीक है। अगले ही पोजीशन पे यहां पे क्या कराया गया था, हीट कराया गया था, तो माइनस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये यहां पर से डोनेशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, MnCO का होल 4 और एलाइल कुछ ये। और एलाइल की हेप्टिसिटी कितनी है यहाँ पर, ईटा 3 मोड में, यहाँ कितनी है, ईटा 1 मोड में। आप एट एनी इंस्टेंट अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करोगे, काउंट करोगे, तो सबके सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होंगे। और ये एक सबसे बेस्ट मेथड है अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने का। याद रखना, अगर कहीं फंस रहे हो देख लेना 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पर से MnCO का होल 5, लास्ट में तो 4 ही CO बचने हैं, ये भी कट गया। और उसके बाद ईटा 3 हेप्टिसिटी, ईटा 3 हेप्टिसिटी, ईटा 1 के साथ में 5, और सारी चीजें यहाँ पे सही हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। देखो Na निगेटिव, उसके बाद ईटा 1 C3H5 और MnCO का होल 5 ईटा 3, यस, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देख लो। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर सिंपल आपके पास कोई भी एक एल्कीन गिवन हो सकती है, कोई भी XYZ एल्कीन हो सकती है। यहाँ पर CO ग्रुप होगा और इन प्रेजेंस ऑफ CO2, ये कैटालिस्ट है, सिर्फ यही कैटालिस्ट नहीं है। यहाँ पर से कोबाल्ट को हटा के रोडियम और CO को हटा के PR3 ग्रुप लिगे भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और H2 के प्रेजेंस में जब यहाँ पे रिएक्शन कराते हो तो यहाँ प्रोडक्ट A+B बनता है। इसका रेशियो अगर ये कैटालिस्ट होता है तो 3:1 में बनता है। इसे आप मेजर बोलते हो, इसे आप माइनर बोलते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहां पर से इसका जो होता है इसे नॉर्मल प्रोडक्ट बोलते हो आइसोमर, और इसे आइसोमर बोलते हो। इसे क्या बोलते हो, लीनियर प्रोडक्ट बोलते हो, और इसे ब्रांच्ड प्रोडक्ट बोलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर आपका, अगर यहां पर से देखोगे तो एक कुछ इस तरह CH2, और यहां पर से अगर मतलब मैं एक सिंपल सा प्रोडक्ट दिखाना चाहूं तो CH2COOH, तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये लीनियर है। अगर इसी का मैं ब्रांच प्रोडक्ट की बात करूं तो किस तरह देखने को मिलेगा, CH3 CH3 और यहां पर से CHO, ये हमारा ब्रांच प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बनता है इस तरह के रिएक्शन से। एसिटल्डिहाइड यहां पर से जनरली आपको फॉर्म वगैरह होते दिखेंगे, मतलब एल्डिहाइड वगैरह, लेकिन यहां पर से आंसर ये नहीं होगा। कभी मत लगा देना, ध्यान से देख लो सारा खेल। ये तब होता है जब ये वाटर होता है, लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहल है तो यहां से न्यूक्लियोफाइल OMe बनता है और यहां पर से CO ग्रुप के ऊपर ये OMe ग्रुप आ जाएगा ऐसे। मतलब अगर ये वाला सिस्टम है तो यहां पर से OH वाला, मतलब H वाला पार्ट OH वाला के CHO ग्रुप बना देता है। इसके साथ में आपको कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप, यहां पर से ये प्रोडक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए यहां पर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये आपके स्क्रीन पे है और ये आप यहां पे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कौन सी प्रोसेस है, कैटिवा प्रोसेस का यहां पर से सारा सिस्टम दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज ए प्रमोटर। अगर आपको कैटिवा प्रोसेस नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूं क्या है। यहां पर से होता है कार्बोनाइलेशन ऑफ मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। इसके लिए दो बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं। एक होता है मोनसेंटो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, एक होता है मोनसेंटो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन और दूसरा होता है कैटिवा प्रोसेस। कैटिवा प्रोसेस, दोनों से प्रोडक्ट वही है। तो कहोगे सर इंट्रोड्यूस्ड क्यों हुई, क्योंकि इसमें जो है रोडियम कैटालिस्ट यूज होता है, इसमें इरिडियम जो कि काफी सस्ता है। दूसरी बात है इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वगैरह वो कहीं ना कहीं स्लो रेट स्लो होती है, इसकी रेट फास्ट होती है। मतलब हर चीजों में यही बेटर है। कहोगे सर फिर इसे बनाया क्यों गया, वो वैसे ही बनाया गया जैसे कभी 2G बनाया गया था, बाद में 5G आ गया। 5G भी 10 साल बाद खराब हो जाएगा, 6G आ जाएगा। तो समय के साथ एडवांसमेंट हुई, ये आ गया। अब यहां पर से अगर आपको बताना है तो ये बताना है कि जो ये सिस्टम दिया है ना, याद रखना इसके लिए कैटालिस्ट क्या है, R। मैं लिख ही देता हूं एक बार सीधा सीधा आपके स्क्रीन पर, ये पूरा इसका कैटालिस्ट है। और अगर इसके लिए कैटालिस्ट देखोगे तो CO2I2 निगेटिव, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैरी करता है अपने साथ प्रमोटर, जो कि क्या
क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, आयोडाइड एक्सेप्टर। आयोडाइड एक्सेप्टर मतलब ऐसे ग्रुप जो कि आयोडाइड को एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि हैं गैलियम और इंडियम के आयोडाइड। कई बच्चे पहला ही आंसर देख के लिथियम लगा देंगे, आंसर कभी मत लगाना। ये क्या है, ये आयोडाइड डोनर है, जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी भैया, मत लगाना आंसर कौन सा हो जाएगा ये। अभी यहां पर से देखोगे तो ये तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है, ये नहीं होगा, और ये वाला हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अब आपको यहां पर से कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है। यहां पर से मैंने लिख दिया है मीथेनॉल का कार्बोनाइलेशन, मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को कैटालिटिक साइकिल पूरी कंप्लीट याद है, क्योंकि जब याद होगा तभी इसका आंसर आपको पता होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, ठीक है, यहां पर से मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, और दूसरा है कैटिवा प्रोसेस। भाई सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो दोनों की ही एसिटिक एसिड ही है, लेकिन इसका आरडीएस स्टेप क्या है और इसका आरडीएस स्टेप क्या है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ लो आपको इसका रीजन यहां से पता चल जाएगा कि क्यों यहां पर गैलियम आयोडाइड एज ए प्रमोटर यूज किया जाता है। जिसका आंसर सही होगा उसको यहां पर से लाइक मिल जाएगा, पता चल जाएगा किसका आंसर सही है, या बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मोनसेंटो एसिटिक एसिड और कैटिवा में क्या आरडीएस स्टेप सेम है, अगर डिफरेंट है तो कौन से स्टेप्स हैं। मिलता हूं इसी तरह के नए दमदार क्वेश्चन के साथ ओएमसी के या रिमेनिंग इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के। तब तक के लिए जुड़े रहिए विज्ञान विक से। थैंक यू सो मच गाइस।